Hello students, good morning. I'm Ravi Sharma. Welcome back to my channel. B.Ed first year अनुशासन और विषयों की समझ अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट के अंतर्गत आज हम देखेंगे अनुशासन की प्रकृति तथा अनुशासन के प्रारूप, नेचर ऑफ डिसिप्लिन एंड फॉर्म्स ऑफ डिसिप्लिन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुशासन की। अनुशासन का मानव, विद्यालय व सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। अनुशासन व्यवस्था का प्रतीक है, यानी कि जो व्यवस्था होती है उसका प्रतीक अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन है। किसी भी व्यक्ति का अनुशासनबद्ध होना इस बात का परिचायक तो है ही कि वह व्यक्ति अपने जीवन को सुसंचालित व सुनियंत्रित किए हुए है। साथ ही वह इस बात का भी प्रतीक है कि वह अपने नियमित एवं अनुशासित व्यवहार से समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सहयोग भी दे रहा है। यदि किसी भी विद्यालय का परिवेश अनुशासन से युक्त है तो इसका प्रभाव विद्यालय के संपूर्ण वातावरण पर पड़ेगा तथा बालकों पर इसकी छाप होगी तथा अच्छा भविष्य जो है तैयार होगा, क्योंकि बालक अनुशासन में रहकर भी बहुत कुछ सीख पाते हैं। जहाँ पर अनुशासनहीनता होती है सिर्फ वहाँ पर बेकार की बातें ही बालक सीखते हैं और अपने लक्ष्य से स्वतः ही अलग हो जाते हैं। इस संबंध में प्रोफेसर A.D. मुलर ने लिखा है कि आधुनिक संदर्भ में अनुशासन का तात्पर्य है बालक बालिका को प्रजातंत्र के लिए तैयार करना। अनुशासन का उद्देश्य है व्यक्तियों का ज्ञानार्जन, शक्तियों, आदतों, रुचियों व आदर्शों के विकास में सहयोग देना, जिससे वे स्वयं का, अपने साथियों का व संपूर्ण समाज के उत्थान हेतु कार्य कर सकें। अकॉर्डिंग टू A.D. मुलर, in its most modern and inclusive sense, discipline means preparing boys and girls for life in a democratic society. The purpose of discipline is to help the individual to acquire knowledge, powers, habits, interests, and ideas which are designed for well-being of himself, his follows and society as a whole। अब हम देखेंगे अनुशासन की प्रकृति। अनुशासन की प्रकृति को हम पॉइंट वाइज समझाएंगे, जिसमें पहला पॉइंट है अनुशासन मस्तिष्क, आचरण और अभिव्यक्ति का प्रशिक्षण है। जब तक बालक के चिंतन, दृष्टिकोण और व्यवहार में स्थायी परिवर्तन न हो तब तक अनुशासन नहीं है, क्योंकि इसका तात्पर्य ही यही होता है कि अपने आप पर नियंत्रण। जब बालक स्वयं पर नियंत्रण कर लेगा तब गलत बातों की ओर नहीं जाएगा। इसीलिए अपने आचरण को तभी सुधार पाएगा जब उसका मन एकाग्रचित हो। इसी का प्रशिक्षण अनुशासन है। मूल प्रवृत्तियों, नेक्स्ट पॉइंट है, मूल प्रवृत्तियों के शोधन को अनुशासन कहा जा सकता है। दूसरे शब्दों में मानव में पार्श्विक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण कर उसमें मानवोचित गुणों का संचार करना अनुशासन है। वांछित आदतों के माध्यम से सहज प्रवृत्तियों का रूपांतर करना अनुशासन है। नियमों के अंतर्गत प्रदान की गई स्वतंत्रता का दूसरा नाम अनुशासन है। व्यवहार पर नियंत्रण एवं संवेगों का शोधन अनुशासन ही होता है। जैसे क्रोध करना अनुशासन नहीं है, क्रोध न करना अनुशासन है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को बार बार क्रोध आता है तो क्रोध की स्थिति में क्या होता है कि अपना मन, मस्तिष्क और हृदय दुखी करता है और इसका जो है मन पर, मस्तिष्क पर और यानी कि ब्रेन और हार्ट पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जिससे कि वह अग्रसर यानी कि जो अपना लक्ष्य होता है उससे भी भटक जाता है और अग्रसर नहीं हो पाता है। इसी प्रकार
जो व्यक्ति या बालक दूसरों से ईर्ष्या करता है तो उसमें अनुशासन की कमी है, क्योंकि हमें दूसरों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि ऐसा होना चाहिए अगर कोई आगे बढ़ रहा है, अगर कोई गलत कर रहा है, जैसे कोई आगे बढ़ रहा है तो हम उससे आगे जाने का प्रयास करना चाहिए। ईर्ष्या के रूप में उसे गलत गलत नहीं बोलना चाहिए, उसकी बुराइयां नहीं करनी चाहिए, यही आत्मनियंत्रण होता है। और मान लीजिए कोई व्यक्ति ईर्ष्या करके दूसरों की बुराइयां कर रहा है, तो इससे क्या होता है कि मन हमारा उधर ही लगा रहता है और हमारा जो लक्ष्य होता है, जो एम होता है, हम उससे भटक जाते हैं। द्वेष भी नहीं करना चाहिए, ना ही घृणा करनी चाहिए। तो यहाँ क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा आदि संवेगों की अभिव्यक्ति नियंत्रित एवं संयमित ढंग से करना ही अनुशासन है। अनुशासन आत्म संयम एवं आत्मनिर्देशन को कहते हैं। इसके अनुसार व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति करते समय स्वयं पर नियंत्रण रख सके तथा किस प्रकार व्यवहार करना है इस दिशा में अपने आप को निर्देशित कर सके, यही अनुशासन की प्रकृति है। अनुशासन की आधुनिक प्रकृति आनंद और स्वतंत्रता का मिश्रण है। विद्यालय अनुशासन का वास्तविक प्रयोजन विद्यालय के सामाजिक जीवन के माध्यम से बालकों में उचित अभिवृत्तियों, आदतों तथा आचरण आदर्शों का विकास करना होता है। अब हम देखेंगे अनुशासन के क्षेत्र को हम दो भागों में बांट लेते हैं, यानी कि इसके दो भाग देखेंगे, बाहरी अनुशासन तथा आंतरिक अनुशासन, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्कोप ऑफ डिसिप्लिन। बाहरी अनुशासन यानी कि एक्सटर्नल डिसिप्लिन, ये जो एक्सटर्नल डिसिप्लिन है उसको चार भागों में विभाजित किया है मुख्य रूप से। पहला है इसमें शारीरिक दंड, दूसरा है निंदा करना तथा कक्षा से बाहर कर देना, अधिक दंड दिया जाना। दूसरा देखेंगे आंतरिक अनुशासन यानी कि इंटरनल डिसिप्लिन। छात्र अपने आचरण यानी कि स्वयं अपने आचरण संबंधी नियमों का निर्माण करता है। आंतरिक अनुशासन स्थापित करने में नैतिक शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। आंतरिक अनुशासन से छात्र स्वयं ही अनुशासित रहता है, यानी कि जो अभी बताया गया था बाहरी अनुशासन यानी कि एक्सटर्नल अनुशासन बाहर से किया जाता है, जैसे टीचर शारीरिक दंड देता है तब छात्र स्वयं को अनुशासित करता है। और दूसरा निंदा करना, जैसे कक्षा में पढ़ा रहे हैं, किसी बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया, व्यर्थ में बातें करना शुरू कर दिया, या दूसरे की कॉपी पेंसिल छीनना शुरू कर दिया, या फिर मान लीजिए कोई बच्चा प्रतिदिन कक्षा में आता है और सो जाता है, तो इस प्रकार के बालक की जब या तो उससे अलग से ही उसकी निंदा की जाती है। अगर वह बालक फिर भी नहीं मानता है तो क्लास में कहा जाता है कि तुम्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता है, या फिर उसकी जो कमियां हैं उनका पता लगाया जाना चाहिए। अगर बालक जानबूझकर कर रहा है तो उसकी जो है निंदा की जाती है, यानी कि अध्यापक निंदा करते हैं, वह बालक स्वयं पर ये निंदा सुनकर नियंत्रण करने का प्रयास करता है। कक्षा से बाहर कर देना, जैसे किसी बालक पर बिल्कुल नियंत्रण अपने आप पर है ही नहीं, वह जो लंच है बीच में ही खाने लगता है, तो उस समय अध्यापक को चाहिए कि अगले दिन जैसे ही वह टिफिन निकाले उसे कक्षा से बाहर कर देना चाहिए। इससे वो स्वयं पर नियंत्रण करना सीख जाएगा और समय से ही अपना भोजन ग्रहण करेगा। अधिक दंड दिया जाना, कई बच्चे बहुत ज़्यादा शैतान होते हैं, तो अधिक दंड से तात्पर्य यहाँ मारना, पीटना, प्रताड़ित किया जाना नहीं है। सिर्फ सुधारने के लिए जैसे एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया जाए, गृह कार्य अधिक पेज कर दे दिया जाए, राइटिंग करवाई जाए, या फिर अपनी कॉपी किताबों पर दोबारा से पुनः कवर चढ़ाने के लिए यानी कवर्ड करने के लिए कहा जाए, या दूसरा अन्य कोई कार्य यानी कि याद करने के लिए अधिक से अधिक कार्य दिया जा सकता है। तो ये सब बाहरी अनुशासन होते हैं। इस प्रकार से बालक अपने आप पर नियंत्रण करना सीख जाता है। जो गलत बातें होती हैं वह उनको दूर कर देता है और अच्छी बातों को ग्रहण कर लेता है। अब हम देखेंगे परंपरागत एवं आधुनिक दृष्टिकोणों में अंतर। दोनों का हम एक एक करके बताएंगे, परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण।
इससे क्या है कि दोनों का अंतर भी पता चल जाएगा। इसीलिए पॉइंट हमने ले लिया कि परंपरागत एवं आधुनिक दृष्टिकोण और परंपरागत एवं आधुनिक दृष्टिकोण में अंतर। जो विवेचन किया गया उससे स्पष्ट है कि अनुशासन से संबंधित परंपरागत तथा आधुनिक दृष्टिकोणों में उल्लेखनीय जो भी हैं अंतर हैं, इस अंतर को हम बिंदुओं से समझ लेंगे। परंपरागत दृष्टिकोण से तात्पर्य यानी कि अनुशासन से तात्पर्य बिना तर्क दिए आज्ञा पालन करना था, और जो आधुनिक दृष्टिकोण है आज्ञा पालन करने से पूर्व आज्ञा की आवश्यकता को समझ लेना आवश्यक हो जाता है। अब हम देखेंगे परंपरागत दृष्टिकोण में अनुशासन निर्पुंसात्मक था, जो ऊपर से लादा जाता था इसमें परंपरागत में, और अनुशासन जो आधुनिक है, आधुनिक अनुशासन प्रजातांत्रिक है, जो अंदर से उदित होता है। परंपरागत दृष्टिकोण में अनुशासन अधिकारी द्वारा स्थापित किया जाता था और आधुनिक दृष्टिकोण में अनुशासन का विकास किया जाता है। परंपरागत दृष्टिकोण अनुशासन यानी कि परंपरागत दृष्टिकोण में अनुशासन कक्षा तक सीमित था और आधुनिक दृष्टिकोण में अनुशासन जीवन का एक आवश्यक अंग है जो प्रत्येक कक्षा में प्रयुक्त करना है। इसमें जो है यानी कि परंपरागत दृष्टिकोण में अनुशासन दमनात्मक था, अनुशासन छात्रों को शांत करना या तथा उदास करना, ये उदास या फिर उदासी वातावरण बनाता था। और जो है अनुशासन का क्षेत्र संकीर्ण था, तथा जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसमें अनुशासन में रहते हुए भी छात्र सक्रिय रहते हैं तथा वातावरण सरस रहता है। अनुशासन का क्षेत्र व्यापक है, ये जीवन के हर पहलू को छू लेता है। समय अधिक नहीं है, इसलिए जो अनुशासन के प्रारूप हैं उसके विषय में हम शॉर्ट में दिखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके डिटेल की जाएगी। अनुशासन के प्रारूप, फॉर्म्स ऑफ डिसिप्लिन। शिक्षाविद ये मानते हैं कि छात्रों पर ना तो बहुत अधिक कठोर नियंत्रण रखा जाना चाहिए और ना ही उन्हें नियंत्रण विहीन रखना चाहिए। राष्ट्रीय विचारों के आधार पर एडम ने अनुशासन के प्रारूप के संबंध में जो विचारधारा प्रस्तुत की है वह इस प्रकार से है, जिसमें 3 पॉइंट विशेष रूप से हैं, चौथा पॉइंट अदर के रूप में आया है। सबसे पहला है दमनात्मक अनुशासन, दूसरा है प्रभावात्मक अनुशासन तथा थर्ड पॉइंट इसमें है मुक्तात्मक अनुशासन। इसके विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी डिटेल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।